सलामकुम बेटा। आज 15 मार्च 2025 है और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं। और आपके जो प्री बोर्ड के पेपर कुछ लोगों के हो रहे हैं, कुछ लोगों के भी होने हैं, सबके लिए दुआएं हैं बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे पेपर्स हो जाएं। वालेकुम सलाम इब्राहिम बेटा। अच्छा जी, हमने कल जो है वो एक पेपर शुरू किया हुआ था जो सेकंड ईयर का एबसेट्स का पेपर था। उसके हमने मारूजी सवालात कर लिए थे। ठीक है। उसके जो 20 मारूजी सवालात थे, पहले शायद हम 20 तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने 10 शायद कर लिए थे और 10 हमारे रहते थे। ठीक है। तो एक दो सवाल इसमें से करते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको इकतबास में से कैसे क्वेश्चन के आपने आंसर देने, मैंने आपको वो बताना है। ठीक है। इसमें से दो एमसीक्यू करते हैं। बाकी फिर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कैसे देने चाहिए, किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, क्या टिप्स होंगी। वालेकुम सलाम आदिना बेटा। क्या टिप्स आप यूज करेंगे कि आपके 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चार में से आपके 4 नंबर आ सके। तशरीह की लेंथ कितनी, इक्तबास की तशरीह बेटा, अगर फर्ज करें कि आपको 7 लाइंस का इक्तबास आया है तशरीह के लिए, तो आपने 14 लाइनों का लिखना है, यानी आपने डबल करना है। 9 है तो 18, 10 है तो 20। ठीक है। डबल करना है आपने। लेकिन वो वाली जो लाइंस है ना, जो हमने स्टार्ट में हम लिखते हैं कि ये इक्तबास शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से हिस्सा नसर जबकि हैयत के एतबार से अफसाना है, और मुसन्निफ ने आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल की, मुसन्निफ को नसर नवीसी के मैदान का बादशाह तस्वुर किया था, ये लाइन से हटके हैं। ठीक है। स्पेसिफिक जो तशरीह के लिए आपको इक़्तिबास आया है उसकी लाइनें आपने डबल लिखनी है। ठीक है। और एंड पे फिर आप फनी महासिन देके फनी महासिन भी लिखेंगे। वो हम अभी करते हैं। ठीक है। अभी हम दो एमसीक्यू कर लेते हैं। एक एमसीक्यू है, गजल के सबसे खूबसूरत शेर को कहते हैं। गजल के सबसे खूबसूरत शेर को ईमान। ईमान असल में मुझे जो है ना, मुझे ये है कि हेड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस है कि मैंने डायरेक्ट नहीं करने, इसीलिए मैं उनको करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप ग्रुप में भेजें। तो मैं उनको कह भी दूंगी, पहले भी 2-3 बार कहा है कि ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दें नोट्स। ठीक है। अच्छा। हमारे पास सवाल है, गजल के सबसे खूबसूरत शेर को कहते हैं, क्या कहते हैं गजल के सबसे खूबसूरत शेर को। जी, बैतुल गजल, बैतुल गजल। ठीक है। बैतुल गजल कहते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि गजल का आखिरी शेर जिसमें शायरी तखल्लुस बयान करता है, तो उसको क्या कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा। गजल के किसी शेर में तखल्लुस। अच्छा, नहीं, तखल्लुस की बात कर रही हूँ। वाले शेर को हम क्या कहते हैं। मक्ता, जी मक्ता है। और अगर जो है वो आ, शेर में तखल्लुस ना हो, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे। शाबाश, वेरी गुड। आखिरी शेर तो वो कहलाएगा, लेकिन वो फिर मक्ता का शेर नहीं कहलाएगा। ठीक है। और हमारा सवाल था, गजल के सबसे खूबसूरत शेर को हम कहते हैं बैतुल गजल। बे, ये ते, अलिफ लाम गैन जे और लाम, बैतुल गजल कहते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, हम, मेरा ख्याल है हमने कर लिए थे। मुझे ऐसे याद पड़ रहा है कि जो ये जो इसके ऊपर वाले हैं ये हम कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का बताना था कि शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपको आ जाते हैं तो वो आपने कैसे करने हैं। ठीक है। मैं एक इक्तबास पढ़ रही हूँ, जरा सुनिएगा। ठीक है, गौर से सुनिएगा इक्तबास। इक्तबास है, गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें से मैंने आपसे सवाल पूछने हैं। ठीक है। अब मैं देखूंगी कि आपकी कुव्वत समात कैसी है। ठीक है, तो पूरी तवज्जो से सुनिए।
मुझे लाहौर आए 1.25 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन ज्यादा लोगों से राबता नहीं था। या तन्हा घर में बैठा हूं, या सालिक साहब के यहाँ। हफ्ते में एक दो मर्तबा हकीम फकीर मोहम्मद साहब चिश्ती के यहाँ भी चला जाता था। लेकिन अब जो अलामा इकबाल की खिदमत में बारियाब होने का मौका मिला, तो एक और ठिकाना हाथ आ गया। कुछ दिनों में ये कैफियत हुई कि अव्वल तो दूसरे तीसरे वरना सातवें आठवें दिन इनकी खिदमत में जरूर हाजिर होता था। कभी किसी दोस्त के साथ, कभी अकेला, मगर जब जाता था घंटा 2 घंटा जरूर बैठता था। कभी कभी ऐसा होता था कि 12-12 बजे तक बराबर महफिल जमी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अदब, शायरी, सियासत, मजहब पर बहसें हो रही हैं। लेकिन इन महफिलों में सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल बातें करते थे। दूसरे लोगों की हैसियत ज्यादातर सामीन की होती थी। मेरा मकसद ये नहीं कि वो दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते थे या बात काट के बोलना शुरू कर देते थे, बल्कि वाकया यह है कि हर मसले के मुतालिक उनकी मालूमात दूसरों से ज्यादा होती थी। और अहले महफिल के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि चंद जुमले कह के चुपके हो रहे। ठीक है, ये पैराग्राफ था। पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, मुसन्निफ का लाहौर में ज्यादा लोगों से राब्ता क्यों नहीं था? लाहौर तो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है ना। तो मुसन्निफ का जो है वो राब्ता क्यों नहीं था बहुत सारे लोगों से? क्या रीजन था इसका? हमने 4 से 5 सत्रों में जवाब देना है। नहीं, नहीं आती ना बेटा। सवाल है मेरा, मुसन्निफ का लाहौर में ज्यादा लोगों से राब्ता क्यों नहीं था? ठीक है, अब मैं जवाब दे रही हूँ। हमने 4 से 5 सत्रों में जवाब देना है। ठीक है। मुसन्निफ मुसन्निफ यहाँ पे अपना खाका, ठीक है, खुद तरतीब देते हुए अपनी आप ही थी लिखते तहरीर करते हुए बता रहे हैं कि मेरा जो है वो लोगों से राब्ता इसलिए नहीं था क्योंकि मैं दूसरे शहर से यहाँ पे आया था और मैं तन्हाई पसंद था। ज्यादातर मैं अकेला रहना पसंद करता था। मेरी दोस्ती जो है वो ज्यादा से ज्यादा सादिक साहब के साथ थी या हकीम वकील मोहम्मद साहब चिश्ती के। लेकिन उनकी हमराही में मेरे अलामा इकबाल के साथ भी उठना बैठना हो गया था। इसीलिए अल्लामा इकबाल के घर जब जाता था, घंटों घंटों बैठा रहता था, रात के 12-12 बज जाते थे। तो जब टाइम जो है वो अल्लामा इकबाल के साथ गुजर जाता था, तो फिर जो है वो किसी और से रखने का जो है वो टाइम ही नहीं मिल पाता था। यही वजह है कि मुसन्निफ का लोगों से रब्ता कम कम था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लाहौर आकर मुसन्निफ वक्त गुजारी के लिए क्या करते थे? यानी मुसन्निफ जब लाहौर आते थे वो क्या करते थे? ठीक है, फिर वही बात, मुसन्निफ जब लाहौर आते थे तो वो सालिक साहब और हकीम फकीर मोहम्मद साहब चिश्ती के घर जाया आया करते थे। फिर जब अलामा इकबाल से मुलाकात हो गई तो अलामा इकबाल के पास जाया करते थे, और उनका वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था क्योंकि अलामा इकबाल की शख्सियत में ऐसी जो है वो तासीर थी कि जो भी बैठता था वो उनकी बातों में गुम हो जाया करता था। ठीक है, इसके बाद है इस इबारत की तलखीस। जल्दी से आदीना, ईमान और इब्राहिम, तीनों मुझे तलखीस करके भेजें। टाइप करके देना है तो टाइप करें। तलखीस कैसे होगी? स्टार्ट कैसे होगा, एंडिंग कैसे होगी? मैं वेट कर रही हूँ। आप लोगों ने तलखीस करनी है। पैराग्राफ मैंने आपको सुना दिया था, मैं फिर से जब तक आप तलखीस करें मैं आपको साथ साथ सुनाती हूँ। मुझे लाहौर आए 1.25 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन ज्यादा लोगों से राब्ता नहीं था। या तन्हा घर में बैठा हूँ, सालिक साहब के यहाँ हफ्ते में एक दो मर्तबा हकीम फकीम मोहम्मद साहब चिश्ती के यहाँ भी चला जाता था। लेकिन अब जो अलामा इकबाल की खिदमत में बारियाब होने का मौका मिला, तो एक और ठिकाना हाथ आ गया था। कुछ दिनों में एक कैफियत हुई कि अव्वल तो दूसरे तीसरे वरना सातवें आठवें दिन इनकी खिदमत में जरूर हाजिर होता था। कभी किसी दोस्त के साथ भी, कभी अकेला, मगर जब जाता घंटा 2 घंटा जरूर बैठता। कभी कभी ऐसा होता कि 12 बजे तक बराबर महफिल जमी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अदब, शायरी, सियासत, मजहब पर बहसें हो रही हैं। लेकिन इन महफिलों में सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल बातें करते थे। दूसरे लोगों की हैसियत ज्यादातर सामेईन की होती थी। मेरा मकसूद ये नहीं था
कि वो दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते थे या बात काट के बोलना शुरू कर देते थे, बल्कि वाकया यह है कि हर मसले के मुतालिक उनकी मालूमात दूसरों से ज्यादा होती थी। और अहले महफिल के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि चंद जुमले कह के चुपके रहें। महरीन बेटा, ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है इसकी तलखीस करनी है आपने। जी, यानी ये जो पैराग्राफ इतना बड़ा है इसको समराइज करना है। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैं फिर से महरीन पढ़ दूं? आपके लिए पैराग्राफ फिर पढ़ दूं दोबारा, या आपने सुना है? अच्छा मैं पढ़ देती हूँ फिर से। ठीक है, गौर से सुनिएगा। मुझे लाहौर आए 1.25 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन ज्यादा लोगों से राब्ता नहीं था। या तन्हा घर में बैठा हूँ, या सालिक साहब के यहाँ हफ्ते में एक दो मर्तबा हकीम फकीर मोहम्मद साहब चिश्ती के यहाँ भी चला जाता था। लेकिन अब जो अलामा इकबाल की खिदमत में बारियाब होने का मौका मिला, तो एक और ठिकाना हाथ आ गया। कुछ दिनों में एक कैफियत हुई कि अव्वल तो दूसरे तीसरे वरना सातवें आठवें दिन इनकी खिदमत में जरूर हाजिर होता था। कभी किसी दोस्त के साथ भी, कभी अकेला, मगर जब जाता था घंटा 2 घंटा जरूर बैठता था। कभी कभी ऐसा होता था कि 12-12 बजे तक बराबर महफिल जमी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अदब, शायरी, सियासत, मजहब पर बहसें हो रही हैं, लेकिन इन महफिलों में सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल बातें करते थे। दूसरे लोगों की हैसियत ज्यादातर सामईन की होती थी। मेरा मकसूद ये नहीं कि दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते थे या बात काट के बोलना शुरू कर देते थे, बल्कि वाकई यह है कि हर मसले के मुतालिक इनकी मालूमात दूसरों से ज्यादा होती थी। और अहले महफिल के लिए इसके सिवा और कोई चारा ना था कि चंद जुमले के बाद चुपके बैठे रहें। जल्दी करें बेटा। वेरी गुड, शाबाश। जी, मुख्तसर करने से। ठीक है, शाबाश। ठीक है इब्राहिम बेटा, महरीन रहती हैं अभी। अच्छा, जब हम तलखीस कर लेते हैं फिर हमने क्या करना होता है? तलखीस हमने लिख लिया, अब हम क्या करेंगे? आदीना, ईमान, इब्राहिम। जी, टाइटल देंगे नीचे। तलखीस जब हम कर लेंगे उसी के नीचे पेपर का जो दरमियान है, मिड है, वहां पे उन्वान की हेडिंग देके उन्वान लिखेंगे। बिल्कुल ठीक। अरे, नहीं, स्टार्ट पे अगर लिखा तो पूरा का पूरा जो है ना, वो पेपर चेक करने वाला मैं चेक कर रही होंगी तो मैं कट कर दूंगी, क्योंकि उन्वान तलखीस में एंड पे आता है। 2 नंबर उन्वान के होते हैं और 2 नंबर आपके मुख्तसर करने के होते हैं। 4 नंबर का सवाल है। एंड पे आएगा उन्वान, टाइटल हमेशा एंड पे आएगा तलखीस का। ठीक है, शाबाश। नहीं 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 बेटा, मुख्तलिफ टीचर्स अभी मेरे ग्रुप में, मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने अभी आपकी मार्किंग करनी है, मेरे ग्रुप में कितने लोग हैं, मैं अभी आपको देख के बताती हूँ। मेरे ग्रुप में जो हमने पेपर चेक करने हैं, टोटल
778 लोगों ने टेस्ट दिया था, जिसमें से 500 ने क्वालिफाई किया, यानी 500 लोग हैं मेरे ग्रुप में जो पेपर चेक करेंगे। 500 लोग हैं, 500 जो पेपर चेक करेंगे। लेकिन ज्यादा उनके अंदर होते एपीएस के टीचर्स ही हैं। ज्यादा टीचर्स एपीएस के होते हैं जो पेपर चेक करते हैं। जी जी करूंगी। तभी तो ग्रुप में ऐड हूँ, हमेशा करती हूँ हर साल। ये सारे के सारे टिप्स हैं ना बेटा। ये सब टिप्स हैं कि आपने तशरीह करने के बाद फनी महासे लिखने हैं, तशरीह में हमारा मतन कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स आपने किस तरह देने हैं, हम उसी को तो डिस्कस कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सबसे समझदारी की बात है, वो ये है कि पहले सवाल को पढ़ें, अच्छे तरीके से सवाल को समझें, फिर अपना जो है वो माइंड सेट बनाएं कि आपने जवाब देना कैसे है। ठीक है, और फिर जो पेपर प्रेजेंटेशन है आपकी, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि ब्लू कट मार्कर से आपने हेडिंग्स देनी है। ठीक है। तशरीह करते हुए नज़म की तशरीह में क्योंकि बंद आता है, दो मुताले का शेर जरूर लिखने, ब्लू कट मार्कर से लिखें उसको। गजल में भी ऐसे ही दो एलिमेंट शेर जरूर लिखने, ब्लू कट मार्कर से लिखें उसको भी। फनी महासिन जो लिखेंगे वो कोशिश करें ब्लू कट मार्कर से लिखें, ताकि हाईलाइट हो जाए, क्योंकि जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं आपको पेपर के कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए होते हैं, वो मैं आपको भेजूंगी, आप देखिए कि पेपर कितने अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ हुआ होता है। तो जब अच्छा पेपर आता है तो ऑटोमेटिकली उसको पूरा पूरे नंबर देने का दिल चाहता है। और बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन लिख के ना टाइम जाया करें और ना ही जगह जो है वो अपनी कम करें, क्योंकि स्पेसिफिक प्लेस है आपके पास। बस क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, आप आंसर देना शुरू कर दें। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 से 5 सत्रों में होना चाहिए, 3 में नहीं होना चाहिए, ये बोर्ड का असूल है। और एमसीक्यूज में आपने एक ही बबल को फिल करना है। और बिल्कुल भी, मैं अभी भी कल जब सेकंड ईयर का पेपर हो रहा था, तो मैं अपने कॉलेज में देख रही थी कि एक बच्ची पहले पेंसिल से उसको सॉल्व कर रही थी, बबल्स को। पेंसिल से बोर्ड के पेपर में आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले पेंसिल से सॉल्व करें उसके बाद आप उसके ऊपर पेन फेरें। होता ये अभी, अभी मैं ड्यूटी मेरी शुरू हो रही है 18 से, मैं सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी कर रही हूँ, उसमें मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि जब इन्विजिलेटर्स मेरे पेपर ले लेते हैं तो बच्चियां रो रही होती हैं कि हमने पेंसिल से किया था मार्क, हमने तो अभी पेन फेरना था। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। एक ही बार सोच समझ के बबल को फिल करें, और पॉइंटर से फिल करें। वेट मत करें कि अभी पेंसिल से किया तो अभी पेन से करेंगे। ठीक है। और जो मजमून का टॉपिक आपको आ जाता है, अब आपके जहन में अगर जो है वो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप पेंसिल से पेपर की अपनी बैक साइड पे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे नहीं, आंसर शीट के ऊपर बैक साइड पे आप लिख सकते हैं वो पॉइंट्स। कि ऐसा ना हो कि जब आप मजमून लिखना शुरू करें तो आपको पॉइंट्स जो है वो जहन से महव हो जाए। तो वो आप लिख सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आप वो लिखेंगे, कि आप जब मजमून लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। एपीएस वाले कल का, जी कल के पेपर अभी जो मैं लेके आई थी, मैंने 12 पेपर चेक किए हैं। 12 पेपर चेक किए हैं अभी मेरे रहते हैं। 12 चेक कर लिए हैं। अभी तक हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 91 है मेरी क्लास की दो बच्चियों के। क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि मेरे हिसाब से 90 वाला पास है, 90 से नीचे वाले सब फेल हैं। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया जरा थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। मैंने रखा हुआ है कि 90 वाला पास, बाकी सब फेल। ठीक है, तो मेरे बच्चे फिर इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये हमें फेल कह देंगे, हालांकि वो बेचारे फेल होते नहीं हैं। लेकिन ये कि मैं इसलिए कहती हूँ कि बोर्ड में अच्छे बहुत नंबर आ जाए। अगर 90 91 मैं दे रही हूँ नंबर, तो इसका मतलब है कि बोर्ड में वो बच्चा 95 को क्रॉस करेगा। अभी भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स के 98 96 94
91। काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अच्छा जी, हो गया सबका? महरीन, महरीन बेटा क्लियर हो गई आपकी तलखीस भी? ठीक है। अच्छा जी, ये जो हम कर रहे थे, ठीक है महरीन बेटा, ये जो हम कर रहे थे, इसके अंदर तलखीस का सवाल था। ठीक है। और इसके अंदर बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो तीन क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, इक्तबास में से। ठीक है। तीन जो है वो, तीन जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके आएंगे इस इक्तबास में से। और जो आपके बाकी क्वेश्चंस हैं, एक हमने तलखीस वाला कर लिया, मरकजी ख्याल का भी आ सकता है। ठीक है। इसके अंदर, और इसमें आ सकता है आपको खुलासे का भी। ठीक है। और इसमें है क्या, टोटल जो है वो आपको आते हैं 7 सवाल। सात कैसे कि तीन तो आपने करने ही करने, उसी में तलखीस जो है वो कंपलसरी है आपका। ठीक है। और जो चौथा और पांचवा होता है, उस चौथे में भी दो क्वेश्चंस होते हैं, या आप जो है पहला करें या दूसरा, और पांचवे में भी। ठीक है। अभी पेपर आपने प्री बोर्ड का अगर दिया होगा तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अच्छा, हम जरा हिस्सा नज़म को देखते हैं अब। हिस्सा नज़म में ये जो मेरे हाथ में सेकंड ईयर का पेपर है जो अभी इस दफा आया एबसेक्स का, उसके अंदर आया था, तुम्हारी तेगे तेज पर वतन को इफ्तिखार है, वतन की मरगुजीज का तुम ही पे इन्हिसार है, तुम ही हो जिनके दिल में इसका इश्क बेकरार है, लगाए दिल में एक लगन, बढ़े चलो दिलावर आने तेगे जन, बढ़े चलो बहादुराने सब शिकन, बढ़े चलो। मुझे ये बताएं कि ये नज़म, नज़म की कौन सी किस्म है? ये जो बढ़े चले नज़म है, नज़म की किस्म कौन सी है, हैयत क्या है इसकी? जी, मुसद्दस तरजीबन था। ठीक है। मुसद्दस तरजीबन। अच्छा जी, मुसद्दस तरजीबन है क्या चीज? इब्राहिम, मुसद्दस तरजीबन क्या चीज है? 6 मिसरे। 6 मिसरे होते हैं, और छठा मिसरा बार बार दोहराया, छठा जो शेर होता है, छठा मिसरन, छठा शेर बार बार दोहराया जाता है। ठीक है। देखिए शेर है, दिलावर आने तेरे हसन, बढ़े चलो बहादुर आने सब शिकन, बढ़े चलो। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि इस बंद में, पॉइंट रिपीट करूं जी, मैं ये कह रही हूं कि मुसद्दस तरजीबन जो होती है, ऐसे मुसद्दस को कहा जाता है जिसका आखिरी शेर, ठीक है, मुसद्दस के बंद का, हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ठीक है। 4 मिसरे तो जो है वो जो होते हैं जो आखिरी 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरों से एक शेर बनता है ना, वो बार बार दोहराया जाता है, इसको टीप का मिसरा भी हम कहते हैं। लेकिन वो मिसरा है ना, ये शेर जो है वो बार बार दोहराया जाता है। ठीक है। आपने देखा है ना कि इसमें ये शेर बार बार दोहराया जा रहा है, दिलावरानी तेगसन वाला। ठीक है। तो जो बार बार दोहराया जाता है उसको कहते हैं मुसद्दस तरजीह बंद। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इस बंद में सनद कौन सी इस्तेमाल हुई है? जी, सनद तजाद इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर। कहाँ है सनद तजाद? हमने सिर्फ ये नहीं लिख देना कि सनद तजाद, हम पूरी डिटेल देंगे कि इसके अंदर मर्ग और जीस, मौत और जिंदगी, ठीक है, मौत और जिंदगी का तजाद है। ठीक है, इस्तेमाल किया गया। फिर आप तजाद की डेफिनेशन देंगे कि इल्म अदब की इस्लाह में जब कोई शायर दो ऐसे अल्फाज करीब करीब लाता है जिनमें कोई मुताबिकत नहीं होती, कोई मुनासबत नहीं होती, बल्कि दोनों एक दूसरे की जिद होते हैं, फिर एक रेलिवेंट शेर भी देंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है सवाल हमारे पास, मिसरे में मुश्तमिल सनद की वजाहत करें, हमने बता दिया। उसके बाद है तराकीब, दिलावराने तेग जन, ठीक है, और बहादुराने सफ शिकन का मफहूम क्या है? ठीक है। अब मफहूम हम एक 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 लफ्ज में नहीं देंगे कि दिलावर आने तेग हसन कहते हैं वो बहादुर लोग जो हर वक्त जो है वो सर पर तलवार लटकाए फिरते हैं।
जी, तलवार चलाने वाला बहादुर, या हर वक्त जो मौत के लिए तैयार हो, जंग के लिए तैयार हो, उसको कहते हैं। ठीक है। और बहादुर आने सब शिकन, जो तलवार जो है वो अ, तलवार के बगैर भी जो है वो बहादुरी से लड़ते हैं, दिलेरी दिखाते हैं। ठीक है। अगला सवाल था इसका, दिल में कौन सी लगन लगाने की तरकीब दी गई है? जी, सफों को चीरने वाला, यानी डरे बगैर आगे बढ़ने वाला, आगे कदम बढ़ाने वाले को कहते हैं। सवाल है अगला हमारे पास, दिल में कौन सी लगन लगाने की तरकीब दी गई है? लगाए, दिल में एक लगन बढ़े चढ़ो बढ़, तुम ही हो जिनके दिल में इसका इश्क बेकरार है, यानी वतन से मोहब्बत। जिन लोगों के दिलों में अपने वतन से मोहब्बत होती है, वो कभी भी जो है वो घबराते नहीं है, कभी भी जो है वो डरते नहीं है, बल्कि निडर होके या दिलेरी से अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। इसी बात की जो है वो तरगीब दी जा रही है कि अपने दिल में जो है वो वतन से मोहब्बत का शौक रखो। ठीक है। इसी पेपर के अंदर एक सवाल है, चले वो मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, इसी में एक सवाल और भी है, वो मैं आपको करवाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना मफहूम, बोर्ड ने खत्म कर दिया। तशरीह की आपने सिर्फ हेडिंग देनी है। तशरीह की हेडिंग देने के बाद आपने वो हवाला मतन लिखना है। उसके बाद आपने तशरीह करनी है। तशरीह करने के बाद फिर आपने फनी महासिन देने हैं, बस। और कुछ नहीं करना। ठीक है। चलिए अब रोजा शफ़ अफ्तार करें, कल इंशाल्लाह ये जो इसका एक हमने जो है वो ग्रामर का जो पोर्शन है वो मैंने आपको कल करवाने। ठीक है। लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया था कल वाला, आज करूंगी। जी जी जी, अभी ना मैंने कल नहीं किया था, बहुत थक गई थी। आज भी थक गई हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन ये कि मैं आज अपलोड करूंगी। हवाला मतन में क्या लिखना अभी बताया है ना, तशरीह की हेडिंग देने के बाद हम लिखेंगे, ये बंद शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से इसका नज़म से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हैयत के एतबार से मुसद्दस तरजीह बंद है। शायर ने आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल की, शायर को नज़म नवीसी के मैदान का बादशाह तस्वुर किया जाता है। ये है हवाला मतन। उसके बाद हम तशरीह करेंगे, तशरीह में दो रेलिवेंट शेर लिखेंगे, एंड पे फनी महासिन लिखेंगे। ठीक है। चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।